सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ फाइनली अपने थर्ड डाओ फ्लावर को कल्टीवेट कर चुका था, जिसको कल्टीवेट करने के साथ ही शी हाउ ब्रेक थ्रू कर चुका है हेवनली डेटी रेल्म पर, जिसे हम हेवनली गॉड रेल्म या डिवाइन बीइंग रेल्म भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही शी हाउ यंगेस्ट एक ऐसा कल्टीवेटर बन चुका है जो कि अपने 20s में ही हेवनली डेटी लेवल का कल्टीवेटर बन चुका है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद शी हाउ किंग यी के साथ अपने दोस्तों के पास वापस लौटने का फैसला करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही शी हाउ वापस आता है तो सबसे पहले उसका सामना एक लड़की से हो जाता है, जो कि यहाँ पर किंग यी की फ्रेंड फेंग वू को टॉर्चर कर रही थी और उसे लगातार बुली कर रही थी। लेकिन शी हाउ यहाँ पर आकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद शी हाउ चारों तरफ ये खबर फैला देता है कि हुआंग अब वापस आ चुका है और जो भी आज के बाद 3000 स्टेट के लोगों को टॉर्चर करने या उन्हें बुली करने की कोशिश करेगा तो वो मेरा दुश्मन होगा। जिसके अब अगले सीन में सभी लोग जश्न मना रहे थे, जहां पर फॉक्स गर्ल शी हाउ को बताती है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये जो तुम्हारी वाइफ है ये जेसिका के साथ में मर्ज होने के लिए चली गई थी ताकि वो युआन किंग को मारकर तुम्हारा बदला ले सके। जो बात सुनकर किंग ये बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। इसी के साथ ही शी हाउ को एल्डर हॉल में बुलाया जाता है, जहां पर शी हाउ जाता भी है और युआन होंग को पटक पटक के मारता है और मार पीट के उसे एकेडमी से बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक से आसमान में हलचल होने लग जाती है, जिसके साथ ही यहाँ पर 3 हेडेड बीस्ट किंग आ जाता है, जिसके डिसेंडेंट को शी हाउ ने स्मॉल वर्ल्ड में मार दिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर 3 हेडेड बीस्ट किंग को दिखाया जाता है। साथ ही हमें बताया जाता है कि असल में ये 3 हेडेड बीस्ट किंग नहीं है, बल्कि उसका एक इल्यूजन है जो कि यहाँ पर अपने डिसेंडेंट की मौत का बदला लेने के लिए आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 3 हेडेड बीस्ट किंग का जो इल्यूजन फॉर्म था वो यहाँ पर इन लोगों से बात करने के लिए एक टाइप के एंशिएंट लैंग्वेज का यूज कर रहा था, जिसे समझने के लिए एल्डर यहाँ पर अपनी एक टेक्निक का यूज करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर उसकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं और बताने लगते हैं कि ये अपने किसी डिसेंडेंट की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद यहाँ पर 3 हेडेड बीस्ट किंग बोलने लगता है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग उस बंदे को बिना किसी कंडीशन के चुपचाप हमारे हवाले कर देते हो तो हम भी शांति से यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर यहाँ पर सेकंड एल्डर कहने लगता है कि सपने देखना बंद करो, तुमसे किसने कहा कि हम तुमसे डर रहे हैं, अपनी बकवास की बातें लो और डाल लो अपने अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट एक एनर्जी फोर्स को सीधा ऊपर की तरफ थ्रो करता है, जहां पर एंशिएंट टेक्स्ट के थ्रू वो दोबारा से चेतावनी देता है। पर यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता, जिस पर वो 3 हेडेड बीस्ट अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि हमारा रियलम तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। साथ ही हमारी दुनिया का डाओ भी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी तुलना तुम लोगों के 9 हेवन एंड 10 अर्थ से नहीं की जा सकती। तो आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों को ना मानने की। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने इल्यूजनरी वेब का यूज करते हुए उन्हें जमीन पर गाड़ देता है और यहाँ पर इन सभी को इसके अंदर ट्रैप कर लेता है। वो यहाँ पर अपने एनचैंटमेंट इल्यूजन टेक्निक को यूज किया था, जहां पर वो सभी को कुछ विजन दिखाने लगता है, जिसमें वो नेदर वर्ल्ड की कुछ खूबसूरत लड़कियों को दिखाता है, जिन्हें देखकर जितने भी ठरकी लौंडे होते वो उसमें मोहित होने लगते हैं और बोलते हैं, हमने सुना था कि नेदर वर्ल्ड पूरा डीमंस से भरा पड़ा है, पर कभी नहीं सोचा था कि वहाँ इस तरह की खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद होंगी। यहाँ पर जितने भी ठरकी स्टूडेंट्स होते हैं वो उसकी जाल में फंसने लगते हैं। लेकिन तभी सेकंड एल्डर अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें उस इल्यूजन से आजाद करा लेता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि इतनी मामूली सी ट्रिक में तुम लोग फंस गए। अब यहाँ पर फर्स्ट इल्यूजन काम ना आने की वजह से जो 3 हेडेड बेस्ट किंग जो था वो यहाँ पर डबल इल्यूजन आर्ट का यूज करता है, जिसमें उन्हें दिखाया जाता है कि नेदर वर्ल्ड में अनगिनत टेक्निक्स और एक्सपेंसिव ट्रेजर मौजूद हैं, जहाँ पर रहने वाले वॉरियर्स अपने पसंद के किसी भी टेक्निक्स और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। लेकिन ये भी एक इल्यूजन ही था, इसीलिए जो एल्डर होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके इस इल्यूजन को भी तोड़ देते हैं। तभी यहाँ पर दूसरा एल्डर कहने लगता है कि तुम्हारे ये ट्रिक्स हम पर काम नहीं करेंगे, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो बात सुनकर 3 हेडेड बीस्ट किंग कहने लगता है कि हम तो सभी को वो दुनिया देना चाहते हैं जहाँ पर सभी लोग इमोर्टल्स होंगे, सभी के पास बहुत ताकत होंगी, तो बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मान लो। जहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाउ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गॉडेस लियू की ट्री ब्रांचेस का यूज करता है और उस इल्यूजनरी मिरर को ही तोड़ देता है, जिसके जरिए से वो बीस्ट किंग इल्यूजन्स को क्रिएट कर पा रहा था। शी हाउ उससे कहने लग जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी एक चाल है, तुम्हारी एक चीप मैजिक ट्रिक जो कि हम पर काम नहीं करेगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी इन चीप ट्रिक्स की बनाओ बती और डाल लो अपने अंदर। जो बात सुन के उस 3 हेडेड बीस्ट किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमोर्टैलिटी की ट्रू पावर क्या होती है। जो कहते साथ ही यहाँ पर वो एक टेलीपोर्टेशन डोर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर हम एक बंदे को
देखते हैं जो कि दिखने में ही बवाल लग रहा था, जिसे देखकर वो प्रिंसेस गर्ल कहती है कि क्या ये आदमी जो कि अभी अभी बाहर आया, क्या ये नेदरवर्ल्ड का कोई मैसेंजर है, जहां पर हमें इस बंदे का नाम डूगू युन बताया जाता है, जिसका कल्टीवेशन लेवल हेवनली डैटी रेल्म पर है, जो कि अभी होश में नहीं था, लेकिन उसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी, जो देखकर एक एल्डर कहने लगता है कि इन लोगों ने दो दुनियाओं को आपस में कनेक्ट करके एक जिंदा इंसान को यहाँ पर भेज दिया। सच में इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। जिस पर थर्ड एल्डर कहता है कि जरूर ये इन लोगों की कोई सोची समझी साजिश होगी, 3 हेडेड बीस्ट किंग हंसते हुए कहता है कि ये वॉरियर उस एंशिएंट क्लैन का डिसेंडेंट है जिन्होंने तुम इंसानों के लिए अपना खून बहाया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें अब कोई नहीं जानता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 3 हेडेड बीस्ट किंग अपने टेंटिकल वेब से डुगू युन को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से गोल्डन ब्लड बाहर निकल आता है। उस गोल्डन ब्लड को देखकर सभी लोग हैरान थे। एल्डर कहने लगते हैं कि ये तो उस एंशिएंट गार्डियन क्लैन के ब्लड लाइन का खून है जो एंशिएंट इमोर्टल वॉर के लेजेंड थे और उन्होंने अपना सैक्रिफाइस देकर हमें बचाया था। पर आखिर ये नेदर वर्ल्ड में कैसे चला गया होगा? जो बात सुनकर 3 हेडेड बीस्ट किंग कहने लगता है कि ये सवाल तो तुम्हें खुद से ही पूछना चाहिए, क्योंकि जिसने तुम लोगों को प्रोटेक्ट किया उन्हीं के साथ तुमने गद्दारी की और उन्हें मारने की कोशिश की। जो बात सुन के वो सिल्वर हेयर वाला बैटल गॉड कहने लगता है कि जो लोग हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, तुम उन गार्डियंस के ऊपर इस तरह का दाग नहीं लगा सकते। जो बात सुनकर 3 हेडेड बीस्ट किंग अपने टेंटिकल वेब से उस गोल्डन ब्लड को पकड़ लेता है, जो कि भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है, जिसके जरिए से हमें गार्डियन एंसेस्टर के मेमोरी का एक विजन दिखाता जाता है जब इस गोल्डन सैक्रेड ब्लड के गार्डियन एंसेस्टर को मार दिया गया था। 3 हेडेड बीस्ट किंग्स बोलता है कि जरा देखो, यहाँ पे पास्ट में इन लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अभी तक सराफत का मुखौटा पहन रखा है। यहाँ पर वो लायन बीस्ट हेड भी हंसते हुए कहता है, तुम लोगों ने आज तक बहुत से सच्चाई पे पर्दा डाल के रखा है, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि अब हम इस भूमि में दफन इस सच्चाई को चारों तरफ फैलाएंगे। और जब तुम्हारे रियलम के सभी लोगों पता चलेगा कि हमने इटर्निटी को भी समझ लिया, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुनिया के सभी लोग हमारी दुनिया का ही साथ देंगे। और जब तक तुम हमारे इटर्नल लॉर्ड को फॉलो करते रहोगे, तब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी और जिसके बाद तुम हमारे रियलम में एंटर हो सकते हो और हमारा हिस्सा बन सकते हो। यहाँ पर वो सभी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी बकवास से सभी एल्डर्स परेशान हो चुके थे। यहाँ पर फोर्थ और सेकंड एल्डर अपनी पावर को गैदर करते हुए एक पावरफुल सील को एक्टिवेट कर देते और सीधा उस पर अटैक कर देते हैं, जो सप्रेसिंग अटैक उस 3 हेडेड बीस्ट किंग को सप्रेस करने लग जाता है। जो देखकर यहाँ पर 3 हेडेड बीस्ट किंग का सेकंड हेड बोलने लगता है कि तुम सभी लोग कान खोल के सुन लो, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, जल्द से जल्द हमारा साथ दो ताकि तुम्हारी जान बच जाए और तुम लोग इमोर्टल बन जाओ, और ये हमारी तरफ से तुम्हारा पहला उपहार होगा। तो सोच क्या रहे हो? जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाओ। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो मू शेन था वो भी ये नजारा देख रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर्स की वो सीलिंग टेक्निक काम करने लगती है और यहाँ पर उस 3 हेडेड बीस्ट किंग के इल्यूजन को ये लोग पूरी तरीके से सील करके यहाँ से गायब कर देते हैं। लेकिन जाते हुए फिर से वो बीस्ट कहने लगा कि विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। जरा अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो कि चल क्या रहा है, सच्चाई का पता लगाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जहाँ पर हम देखते हैं कि इसी के साथ ही यहाँ पर अब शांति छा जाती है, जिसके अब अगले सीन में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने डूगू यून को आसमान में लटका कर रखा हुआ था, उसकी बॉडी को जंजीरों से बांध के रखा था। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे के चेहरे से उसका मास्क हटा देते हैं, जिसके साथ ही वो यहाँ पर मू शेन से पूछने लगता है कि बताओ, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? जिस पर मू शेन सबसे पहले इसे गौर से देखता है, लेकिन वो अपना सर ना में हिला देता है। जिसके बाद अब डूगू यून अपने होश में भी आ जाता है, कहने लगता है कि मैंने फर्जन इमोर्टल क्लैन को बहुत लंबे अरसे तक फॉलो किया है और सिर्फ फियरलेस हेवनली जीनियस ही मुझे जानते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी सिस्टर मू शुई भी मुझे जानती है, जो कि फियरलेस जीनियस मानी जाती है। लेकिन अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम मुझे जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। जो बात सुनकर यहाँ पर मू शेन कहने लगता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर को जानते हो? लेकिन डूगू यून उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं गार्डियन क्लैन का डिसेंडेंट हूँ, डूगू यून, और मैं यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए आया हूँ जिन्होंने मेरे एंसेस्टर के साथ विश्वासघात किया और उन्हें मार दिया। मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि जान का बदला जान से ही लिया जा सकता है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने हाथों में लगी उन बेड़ियों को खोलना शुरू कर देता है। साथ ही वो आगे बताता है कि उस जमाने में जो गार्डियन क्लैन के लोग थे, उन लोगों ने 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए अपनी जी जान लगाकर फाइट किया, पर एंड में उन्हें क्या मिला? उन्हें एंड में इतना बड़ा धोखा मिला जिससे पूरा का पूरा गार्डियन क्लैन ही मौत के कगार पर आ गया था। और अगर मुझे फॉरजन लैंड की हिरासत में ना लिया गया होता तो मुझे डर है कि शायद मेरा अस्तित्व भी मिट जाता। जो बात सुन के सेकंड एल्डर कहने लगते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम लोगों को झूठी मेमोरीज दिखाई गई हो, जिस पे डूगू यून बोलने लगता है कि हमारे जो एंसेस्टर की मेमोरीज है वो जनरेशन बाय जनरेशन हमें पास डाउन की गई है, इसीलिए इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जनरेशन बाय जनरेशन मैंने अपने एंसेस्टर की ट्रू मेमोरीज को देखा है, समझा है और परखा है, और मैं जान चुका हूँ कि असली सच क्या है। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर सभी को वो मेमोरीज दिखाना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें थोड़ी
थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ ये बात सच है कि उस वक्त कुछ गद्दार थे जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि माफी के काबिल नहीं। पर जरा अपनी आंखें खोलो और आसपास देखो, वो लोग कब का जा चुके हैं। तो हमारे गार्डियन क्लैन के डिसेंडेंट होने के नाते तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए और फॉरेजन लैंड को तबाह करने में हमारा साथ देना चाहिए। जिस पर डूगू युन बहुत ही कोल्ड वे में कहने लगता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस रियलम वॉर में तुम लोगों का साथ दूं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं यहाँ पर बदले के रास्ते में निकला हूँ और मुझे हमारे दुश्मनों से बदला लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है। जो बात सुनकर सभी एल्डर की नजर यहाँ पर शिहाओ पे जाती है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो यहाँ पर डूगू युन से कहते हैं कि तो फिर तुम भी सुन लो। ऐसा नहीं है कि पियरलेस जीनियस सिर्फ दूसरे रियलम में ही पैदा हुए हैं, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम इन्हें आजमा के देख सकते हो। जो कहते साथ ही यहाँ पर तीनों एल्डर दूर एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर डूगू युन समझ जाता है कि एल्डर्स के कहने क्या मतलब है, इसीलिए वो उन सभी बैटल गॉड्स को अपने साथ दो दो हाथ करने के लिए खुला चैलेंज करने लगता है। जो देखकर यहाँ पे जो फोर्थ बैटल गॉड था वो कहने लगता है कि भले ही तुम हमारे जो सेवियर्स हैं उनके डिसेंडेंट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें ऐसे ही बिना आजमाए जज करो। जो बात सुन के डूगू युन उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, चलो फिर देखा जाए कि तुम में कितना दम है। जो बात सुन के वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डूगू युन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डोज करते हुए दूर चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फोर्थ बैटल गॉड था वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गया था, जहां पर दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर हम देखते हैं कि फाइटिंग इम्पैक्ट की वजह से एक पल के लिए दोनों पीछे खिसक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ये दोनों ही एक दूसरे पर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस बार डूगू युन उस पर ज्यादा भारी पड़ रहा था, जहां पर वो उसे एक जोरदार किक मार के दूर फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने कुछ पोर्टल्स को ओपन करते हुए उनके जरिए से बहुत बड़े बड़े चट्टानों को सीधा डूगू युन की तरफ थ्रो करते हुए अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि डूगू युन बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक्स से बचते हुए आगे बढ़ रहा था, ताकि उसे बस किसी तरीके से एक मौका मिल जाए और वो यहाँ पर इसका काम तमाम कर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे वो ओपनिंग मिल जाती है और वो पल भर में उसके पास जाकर उसके चेस्ट पे अटैक कर देता है और उसके हार्ट को पकड़ते हुए उसे क्रश करना शुरू कर देता है और अपने डिवाइन सेंसेस से उसे चेक करना शुरू कर देता है। जहाँ पे वो पाता है कि असल में ये बंदा उसके वो दुश्मन जिसने कि उस वक्त उसके एंसेस्टर को पास्ट में मारा था, तो ये बंदा उनका डिसेंडेंट नहीं है। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपना हाथ बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर इस नजारे को देखते साथ ही सभी लोग डर जाते हैं। और यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो समझ रही थी कि डूगू युन अब बस उसका खेल खत्म करने ही वाला है। जिसके बाद यहाँ पर डूगू युन कहने लगता है कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम उन लोगों के डिसेंडेंट नहीं हो जो कि मेरे दुश्मन है। जिसके बाद वो उसे फेंक देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, पर तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तुम्हारी दुनिया और नेदर वर्ल्ड की दुनिया में 19-20 का फर्क नहीं बल्कि 19-20 लाख का फर्क है। इतने कमजोर रियलम के साथ मैं कैसे अलायंस कर सकता हूँ। वो बात अलग है कि मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर शिहाओ उससे कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब मैं तुम्हारा अगला अपोनेंट बनूंगा। जो कहते साथ ही शिहाओ अपने हैंड साइन को क्रिएट करने लगता है और इमीडिएटली अपनी कुंगपेंग टेक्निक को समन कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वही बड़ा सा मैथिकल बीस्ट बाहर निकलने लगता है, जहां पर शिहाओ उसे कमांड देते हुए डूगू युन पर उससे अटैक करवा देता है। यहाँ पर उसके बड़े से बीस्ट को देखते साथ ही डूगू युन अपनी पावर से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। जहां पर हम देखते हैं उस मैजिकल क्रिएचर के गायब होते ही अगले ही पल डूगू युन यहाँ पर अपनी 3 बहुत ही बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल फॉर्म को समन कर लेता है, जिससे वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्लैशिंग अटैक सीधा शिहाओ की तरफ कर देता है। लेकिन शिहाओ भी कम नहीं था, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके स्लैशिंग अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर डूगू युन कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम में दम तो है। जो सुनकर शिहाओ कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। यहाँ पर ये कहते साथ ही शिहाओ अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर थंडर एम्परर के लाइटनिंग आर्ट को यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ इमीडिएटली यहाँ पर थंडर एम्परर के यूनिवर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ की टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद यहाँ पर शिहाओ की गॉड बॉडी भी उसके पीछे अपीयर हो जाती है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। जिसके बाद शिहाओ यहाँ पर थंडर एनर्जीज को गैदर करते हुए सीधा उस पर अटैक कर देता है, जिसे डूगू युन भी नहीं रोक पा रहा था। लेकिन तभी उसकी बॉडी में से ब्लैक स्मोक बाहर निकलता है और अगले ही पल वो भी काउंटर अटैक करके शिहाओ के अटैक को भी रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पर डूगू युन कहने लगता है कि सच में तुम इन सभी से सुपीरियर हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया है। जो कहते साथ ही वो शिहाओ की तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। यहाँ पर शिहाओ भी उसकी तरफ बढ़ता है और अब ये दोनों ही एक दूसरे भीड़ जाते हैं और यहाँ पर इनके बीच हमें कमाल की हाथापाई देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दोनों ही एक अलग ही लेवल की फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले ही पल शिहाओ उसकी बजाना शुरू कर देता है और मार मार के उसे हवा में उछाल लेता है, जो देखकर डूगू युन कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग क्या स्पीड है। लेकिन तभी पलक झपकते ही शिहाओ यहाँ पर अपनी कुंगपेंग टेक्निक को फिर से यूज करता है और उसका दायां
नया मीटर बढ़ा के उस मैजिकल क्रिएचर की स्पिरिचुअल पावर्स को अपने फिस्ट के साथ मर्ज करके एक पावरफुल अटैक सीधा उसके ऊपर जड़ देता है और कहने लगता है कि अब देखते हैं कि तुम में कितना दम है। जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ के इस अटैक की वजह से डूगोयुन सीधा जमीन पे जाके गिरता है और फिर इमीडिएटली वो अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रियलम पर तुम्हारे जैसा भी कोई जीनियस होगा। यहाँ पर शिहाओ भी अपने इमॉर्टल सोर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब बताओ, क्या तुम्हारा अभी भी यही ख्याल है कि हमारे रियलम के पास सिर्फ कमजोर लोग ही हैं? जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही तेजी से एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं, जहां पर ये दोनों ही लगातार अपने अपने वेपन से एक दूसरे पर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं। डूगोयुन भी कम नहीं था, वो भी शिहाओ पर भारी पड़ रहा था, लेकिन शिहाओ भी कुछ कम नहीं था, वो भी उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों को फाइट में मजा तो आ रहा था, क्योंकि पहली बार दोनों को अपने बराबरी का बंदा मिला था। लेकिन तभी मजा को खराब करने के लिए यहाँ पे होली एकेडमी का मैसेंजर आ जाता है, जिस वजह से ये दोनों फाइट करना रोक देते हैं। यहाँ पर वो मैसेंजर आते साथ ही वो कहने लगता है कि हुआंग इसी वक्त हमारे सामने आ। यहाँ पर उसके साथ युआन होंग भी आया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन उसे ढूंढ लेता है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि हुआंग तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता, शिहाओ उसे अपनी वाइन से पकड़ लेता है, क्योंकि शिहाओ की सटक जाती है और वो यहाँ पर उसे अपने पास घसीटते हुए घुमा के एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे जड़ देता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है। यहाँ पर डूगोयुन भी कोई कसर नहीं छोड़ता और वो भी लगे हाथ एक जोरदार किक घुमा के उसके ऊपर जड़ देता है, जिससे यहाँ पर युआन जमीन पे जा गिरता है। जिसके बाद यहाँ पर ये सारा नजारा देखकर वो होली मैसेंजर कहने लगता है कि हुआंग अपनी हद में रहो, तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो। यहाँ पर वो ये सब कह ही रहा था कि डूगोयुन इमीडिएटली उसके पीछे आकर उसके पेट में एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे वो सीधा शिहाओ की तरफ जाता है, जो देखकर शिहाओ भी तुरंत ही उसे लतियाते हुए दोबारा से डूगोयुन की तरफ उड़ा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर होली मैसेंजर को ये दोनों फुटबॉल बना देते हैं और दे दनादन यहाँ पर ये लोग फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिहाओ और डूगोयुन यहाँ पर इस होली मैसेंजर को किसी बॉल की तरह लगातार लतियाते हुए एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे कि तभी यहाँ पर डूगोयुन एक लास्ट किक मार के यहाँ से होली मैसेंजर को भी बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद शिहाओ कहने लगता है कि हमने सभी को यहाँ पर निपटा दिया है, चलो अब हमारा मसला सेट किया जाए। यहाँ पर शिहाओ के पावर को देखते साथ युआन होंग की बोलती बंद हो जाती है और वो डर के मारे पीछे हटना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर हम डूगोयुन को देखते हैं, जहाँ पे उसके फेस में एक स्माइल थी और वो शिहाओ से कहने लगता है कि हम दोनों की पावर इक्वल्स है, अगर तुम और मैं 10,000 साल तक के लिए भी लड़ते रहे ना तो भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जिसके बाद वो शिहाओ को अलविदा कहते हुए यहाँ से जाने लगता है, पर तभी शिहाओ कहता है कि तुम एकेडमी को छोड़ के नहीं जा सकते। जिस पर वो बताने लगता है कि मैं ताइचू माइन के डीप लेयर में जा रहा हूँ, इसीलिए अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीनों एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, इसका ख्याल हम रख लेंगे। जिसके बाद वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइमल एंशिएंट माइन में डूगोयुन जाने लगता है और यहाँ पर थर्ड एल्डर बताने लगते हैं कि ताइचू माइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर अकेले जाना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो जरूर तुम्हारा कोई ना कोई पर्पस तो होगा ही, लेकिन अगर तुम हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी के साथ एक डील कर लेते हो तो हम यहाँ पर तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर इनके बीच में कोई डील बन जाती है जो कि अभी हमें नहीं बताया जाता। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डूगोयुन माइन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसके पीछे थर्ड एल्डर का एक पावरफुल ट्रेजर मौजूद था जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जहाँ पर वो कहने लगता है कि फॉरेन रॉयल फैमिलीज से मैंने सुना है कि मुझे अगर अपने क्लैन के पास्ट के बारे में जानना है तो उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इसी माइन के डीप लेयर में मिलेगी। कि तभी यहाँ पर वो फील करता है कि यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचा है तो उसकी ब्लड लाइन की पावर यहाँ की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई राज छुपा है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे काला खून नजर आता है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि देखने से लगता है कि फॉरेनर इंपीरियल क्लैन ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस एंशिएंट माइन से बाहर निकलने लगता है और अपने मन में कहता है कि लगता है कि हमारा क्लैन पहले एक डार्क इमॉर्टल बीइंग हुआ करता था और जो कि मैंने पहले भी सुन रखा है, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं नेदरवर्ल्ड की हेल्प करूं। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डूगोयुन होता है वो निकलना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि फिलहाल के लिए मुझे इन दोनों रियलम से कोई मतलब नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपने मामले निपटाकर अपने एंसेस्टर के लैंड में वापस जाना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि डूगोयुन वॉरशिप में वापस आ जाता है और आते साथ ही यहाँ पर एल्डर से कहने लगता है कि ठीक है, फिर मेरी जो इच्छा थी यहाँ पर मैंने उसे पूरा कर लिया है और आप लोगों ने मेरी मदद की है और अब डील के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एंशिएंट ग्रेवयार्ड में जाने का रास्ता दिखाऊंगा। इसी के साथ यहाँ पर इनकी जर्नी शुरू हो जाती है, जहाँ पर एल्डर बताने लगते हैं कि ये जो रियलम टॉम्ब है ये एक एंशिएंट सर्वाइवल रियलम है। ये जगह जितनी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक है उतना ही ज्यादा ये अपने अंदर सुप्रीम इमॉर्टल सीड्स को कंसील किए हुए है और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कभी भी कोई भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। हर एक जानकारी अपने आप में अधूरी
है। साथ ही यहाँ पर सेकंड एल्डर बताने लगता है कि एंशिएंट इमोर्टल टाइम्स में टॉम्ब रियलम वही जगह थी जहाँ पर गार्डियन क्लैंस ने फाइट किया था। ये उनके लिए एक बैटल फील्ड था और वहाँ पर क्या हुआ है ये आज तक बस राज ही बना हुआ है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दुगुयून की गाइड की मदद से जब टॉम्ब रियलम के अंदर जाएंगे तो वहाँ मौजूद हर एक राज से पर्दा उठ जाएगा। वहाँ पर हमें सुप्रीम इमोर्टल सीड्स भी स्टूडेंट्स के लिए मिल जाएंगे जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं दुगुयून इनकी बात सुनकर कहने लगता है कि आपको क्या लगता है यहाँ पर जाना इतना आसान है? हमारे जो एंसेस्टर है उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट करके रखा है जो कि बाहरी लोगों को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। पर मैं जिस रूट से आप लोगों को ले जा रहा हूँ उस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम लोग उस फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तभी यहाँ पर शिहाओ उसके पास आकर कहने लगता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर प्राइमल एंशिएंट माइंड में ऐसा क्या हुआ, वो ब्लैक वाटर जिसे कि हमने पहले कभी नहीं देखा, तुम्हारे जाते ही वो अचानक से हमारे सामने आ गया, जिसका मतलब ये है कि जरूर ये चीज तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इस पर दुगुयून कहने लगता है कि इन सब चीजों पर कौन ध्यान देता है, तुम्हें फिलहाल अपनी एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि टूम्ब ऑफ रियल्म में बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं जिसका सामना तुम्हें खुद करना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि इनके वॉर शीप के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और इनके सामने एक मिस्टीरियस सी चीज आती है जिसे देखते साथ ही एल्डर कहने लगते हैं कि सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि हमारे सामने जिस पावरफुल बीइंग को आप सब देख रहे हो ये पास्ट में ही मारा जा चुका है पर उनकी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो बैटल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है और ये लोग लोगों के डिवाइन पावर को खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट इन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वैंगशी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है और इनका सामना करती है। लेकिन ये क्रिएचर इतने ज्यादा खतरनाक है कि ये लोग किसी के प्राइमोडियल स्पिरिट को भी शेक कर पा रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर सबसे पावरफुल बैटल स्पिरिट भी आ जाता है जिसे देखते साथ ही तीनों एल्डर अपनी पावर को कंबाइन करके यहाँ पर एक शील्ड बनाकर इस एंसेस्टर बैटल स्पिरिट का सामना करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर एक लड़की पर हमला करने वाला था लेकिन शिहाओ उसे खत्म कर देता है, जहाँ पर वो लड़की शिहाओ का शुक्रिया अदा करती उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद हम शिहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए एक एक करके सारे बैटल स्पिरिट्स का यहाँ पर सफाया करता है। बट वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जो बैटल स्पिरिट है इन्हें मारने के बाद जो एनर्जी इनकी बॉडी से निकल रही थी वो यहाँ पर शिहाओ की बॉडी के लिए किसी नरिशमेंट की तरह काम कर रही थी, जो देखकर शिहाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या बात है, ये तो मेरे लिए किसी पावरफुल सप्लीमेंट की तरह काम करने वाला है। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।